हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इनाफा अकाउंटिंग एजुकेशन। सबसे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, इससे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड तीन जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। ठीक है कि अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, किस किस का क्या रोल है, इस सारे के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट कंट्रोलिंग रिस्क एंड देन रिपोर्टिंग रिस्क। रिपोर्टिंग ऑल्सो कंट्रोलिंग का हिस्सा ही है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की रिपोर्ट नहीं करेंगे एट अप्रोप्रिएट लेवल, उसका हम कंट्रोल एक्शन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। कंट्रोलिंग में अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट लोगों के रोल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें बोर्ड का रोल है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल, दो लेवल पे हम बोर्ड के रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर रिस्क कमेटी की बात करेंगे, उसका क्या रोल है। फिर रिस्क मैनेजर के रोल की बात करेंगे। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के रोल की बात करेंगे। सेकंड एस्पेक्ट जो कंट्रोलिंग में है वो है रिस्क अवेयरनेस का। तो अवेयरनेस के हवाले से हम बात करेंगे कि अवेयरनेस होती क्या है। उसी में एक कॉन्सेप्ट है एम्बेडिंग रिस्क, उसको डिस्कस करेंगे हम। और फाइनली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि तीन मेजर स्ट्रेटजीज हैं। एक तारा फ्रेमवर्क है, अवॉइडेंस रिटेंशन है, या डाइवर्सिफिकेशन है। तो इन चीज़ों को, तारा फ्रेमवर्क हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अवॉइडेंस रिटेंशन तारा फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। डाइवर्सिफिकेशन एक रह गया, वो हम इस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। फाइनली इज द रिस्क मॉनिटरिंग। तो इसके बाद फिर मॉनिटरिंग की बात करेंगे कि मॉनिटर कैसे किया जाता है रिस्क, कहाँ पे, यूएस में इसकी क्या मॉनिटरिंग का प्रोसीजर है, फिर यूके में क्या इसका मॉनिटरिंग का प्रोसीजर है, यूके या इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या मॉनिटरिंग के प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द रोल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का जो रोल है, सबसे पहले क्या है कि बोर्ड ने स्ट्रेटेजिक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क एपिटाइट है उसको आइडेंटिफाई करना है, कंसिडर करना है। रिस्क एपिटाइट क्या होता है? एपिटाइट मतलब भूख, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है, कितना रिस्क बेयर कर सकती है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे ये एपिटाइट डिपेंड करती है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बट बोर्ड ने स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये डिस्कस करना होता है कि इन द लॉन्गर रन क्या एपिटाइट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है रिस्क की। फिर उसके बाद ड्राइविंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को ड्राइव करना बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। इंश्योर करना कि जो मैनेजर हैं वो रिस्क को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं प्रीवियस 3 पार्ट्स में, उनकी असेसमेंट हो चुकी है। अब उसके बाद उसकी कोई जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हैं कोई ना कोई। देन इंश्योर करना कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। फिर इस चीज को इंश्योर करना कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तमाम लोगों तक, ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों तक बता दी गई है कि हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है रिस्क मैनेजमेंट की। ये भी बोर्ड की एक रोल में आता है। फिर रिस्क रिव्यू करना, आइडेंटिफाई करना और उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करना। जो भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लान्स उन्होंने बनाए हैं उनको रिव्यू करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। एंड देन डिटरमिन करना कि कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है, जिस जिसको हम जो विच विल बी एक्सेप्टेड बट विच कैन नॉट बी मैनेज्ड, और विच इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू मैनेज। इसको हम कहते हैं रेजिडुअल रिस्क। यानी कितनी क्वांटिटी रिस्क की हम ये कह सकते हैं कि अच्छा अब मैनेज हो गया यहाँ तक, इससे आगे मजीद अगर मैनेज करेंगे तो जितना पैसा लग रहा है मैनेज करने पे, उससे होने वाली कॉस्ट जो है वो, सॉरी, उससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो रेजिड्यूल रिस्क भी आइडेंटिफाई करना बोर्ड के रोल में आता है। अगर हम बोर्ड के रोल को फर्दर फ्लो चार्ट्स में देखें तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, व्हाट द कंपनी विल डू। एक ओवरऑल इस बिजनेस स्ट्रेटजी को देख के बोर्ड रिस्क एपिटाइट डिसाइड करता है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हाउ मच रिस्क द बिजनेस विल एक्सेप्ट। अब जो एपिटाइट है ना, वो एक्चुअली डिपेंड करती है रिस्क एटीट्यूड, जो ओवरऑल आपके शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, उनका रिस्क एटीट्यूड क्या है। उसके बाद उसमें दो किस्म के होते हैं, एक रिस्क अवर्स लोग भी होते हैं, एक रिस्क सीकर्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स, रिस्क अवर्स लोग होंगे तो रिस्क एपिटाइट और होगी, सीकर्स होंगे तो रिस्क एपिटाइट और होगी। देन कम्स टू द रिस्क कैपेसिटी, कि कंपनी कितना मैक्सिमम रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है, जिसको दूसरे एंगल में रिस्क एपिटाइट का नाम भी हम देते हैं।
इस एपिटाइट के ही सामने रख के फिर हम रिस्क स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि अच्छा जो हमने रिस्क एक्सेप्ट करने का सोचा है उसको मैनेज कैसे करेंगे और किस हद तक मैनेज करेंगे कि बाकी जो रिस्क है वो कितना हमने छोड़ देना है कि अच्छा अब इतना रिस्क है इसको तो हम वैसे ही एक्सेप्ट कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल रिस्क। नाउ रिस्क एपिटाइट कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि कंपनी की रिस्क एपिटाइट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले एक तो बैकग्राउंड ऑफ द कंपनीज के, इससे पहले कंपनीज किस किस तरह के रिस्क एक्सेप्ट करती रही है, ओवरऑल काम कैसा करती है, इनहेरेंट रिस्क उस इंडस्ट्री में कितना है जिसमें वो काम करती है, देन नीड टू इंक्रीज सेल्स, कंपनी को कितनी सेल्स इंक्रीज करनी है। डेफिनेटली अगर कंपनी अपनी सेल बहुत लेवल पे इंक्रीज करना चाह रही है तो उसको बहुत हाई लेवल पे रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सो उसकी एपिटाइट काफी ज्यादा रखनी पड़ेगी उनको। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ चेंज इन द मार्केट, मार्केट कितनी डायनामिक है। अगर मार्केट स्टैटिक है तो रिस्क में इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होगी, आप अपनी नॉर्मल जो ऑलरेडी एपिटाइट है उसके मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी डायनामिक मार्केट है तो फिर आपको अपनी एपिटाइट को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। देन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई है तो माइनर सा एक्शन भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को डैमेज कर सकता है, इसलिए रेपुटेशन पर भी अगर किसी कंपनी की ऑलरेडी रेपुटेशन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा है ना, वो कहता है कि यार कोई बात नहीं, मैं बुरा तो दुनिया की नज़र में पहले ही हूँ, चलो एक बुरा और काम कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो बहुत हाई रिस्क लेने को भी तैयार होता है। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी नेक नामी बहुत ज्यादा है और एक छोटे से छोटा अमल भी उसके लिए बदनामी का बायस बन सकता है तो डेफिनेटली वो हर कदम बड़ा फूंक फूंक पर रखेगा, उसकी रिस्क एपिटाइट बहुत थोड़ी होगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उनको फिर बड़ा रिस्क, बहुत एपिटाइट उनको कम करनी पड़ती है, ज्यादा रिस्की फैक्टर्स वो नहीं देख सकते हैं। एंड देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो किस तरह की है, उसकी इनहेरेंट रिस्क उसमें कितना ज्यादा है, किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है वो प्रोडक्ट, ओवरऑल डायनामिज्म कितनी है उस प्रोडक्ट में, वो सारी चीजें, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के हम रिस्क एपिटाइट डिसाइड करते हैं कि कंपनी किस हद तक रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार होगी। देन रोल ऑफ द रिस्क कमेटी, रिस्क कमेटी का क्या रोल है, इससे पहले हमने रोल पढ़ लिया बोर्ड का, ठीक है, अब हम रोल पढ़ते हैं रिस्क कमेटी का। अपडेटेड कंपनी रिस्क प्रोफाइल एंड एपिटाइट के जो रोल है रिस्क कमेटी का, उसमें सबसे पहले तो कंपनी की जो रिस्क प्रोफाइल है और जो एपिटाइट है उसको अपडेट करना है। जो भी बोर्ड ने ओवरऑल डिसाइड किया है, रिस्क कमेटी चूंकि बोर्ड का पार्ट होती है तो एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये है जो रिस्क एपिटाइट के मुतालिक काम कर रहे होते हैं, ये डिसाइड करते हैं। देन इज द रिस्क अवेयरनेस के जो रिस्क है उसके बारे में लोग कितने किस हद तक अवेयर हैं, सारों को अवेयर करना। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उनको इस्टेब्लिश करना। और फिर इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट रिस्क, फिर उसके बाद तमाम के तमाम इन्होंने प्रोसेस डिजाइन करने होते हैं ताकि रिस्क को मॉनिटर किया जा सके या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। मूविंग टू द रोल ऑफ द रिस्क मैनेजर, रिस्क मैनेजर की अगर हम बात करें गाइस तो ये एक्चुअली जो मैनेजमेंट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, उसका मेंबर होता है, एक कमेटी बनती है जिसको आप कह लें कि एक रिस्क कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मुश्तमिल होती है। उसके बाद एक उसके अंडर एक कमेटी काम करती है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। ये रिस्क मैनेजर उसका मेंबर होता है। फिर उसका काम एक्चुअली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो पॉलिसीज रिस्क कमेटी ने बनाई हैं उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना इसके रोल में आता है। और एक्चुअली इसका ऑपरेशनल रोल होता है। रिस्क कमेटी का रोल स्ट्रेटेजिक होता है, बोर्ड का रोल स्ट्रेटेजिक होता है, वेयर एज जो रिस्क मैनेजर है उसका ऑपरेशनल रोल होता है, ऑन ग्राउंड रिस्क इम्प्लीमेंटेशन में इसने रोल प्ले करना होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एम्बेडिंग रिस्क। एम्बेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर सरायत कर देना, उसका हिस्सा बना देना, दैट्स कॉल्ड एम्बेडिंग। हम रिस्क को किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है एम्बेडिंग का, is to ensure that it is part of the way we do business। मतलब हम जो काम कर रहे हैं ना यार, रिस्क मैनेजमेंट हमारा उसका हिस्सा बन जाए। हर काम करते हुए हम क्या हर एम्प्लॉई जो है वो 100 दफा सोचे कि इस काम में क्या क्या रिस्क राइज हो सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली वो मैनेजमेंट या मिटिगेशन एक्शन जो है वो साथ साथ लेता रहे। 2 लेवल्स पे एम्बेडमेंट हो सकती है, नंबर 1 इनटू सिस्टम्स एंड नंबर 2 इनटू कल्चर। हम रिस्क को सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं, हम रिस्क को कल्चर में एम्बेड कर सकते हैं। अब मैं पहले सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि अगर रिस्क को हम सिस्टम्स में एम्बेड करें तो
कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, हम रिस्क मैनेजमेंट उसका हिस्सा बनाएंगे। जिस तरह से हम पूरे का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिवाइस करते हैं ना, उसके साथ साथ हम रिस्की एरियाज भी आइडेंटिफाई करेंगे और उन एरियाज पे क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी या रिस्पांस होना चाहिए, हम वो भी साथ ही उसका स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेट कर देंगे, ताकि हर बंदा जब इंटरनल कंट्रोल को फॉलो करे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा हो साथ साथ। रिस्क मैनेजमेंट अलग से फिर हम कोई सिस्टम नहीं बनाते, चूंकि ये इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन जाता है, इंटरनल कंट्रोल में एम्बेड कर देते हैं। सो जब इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट होते हैं तो साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी हो रही होती है। अलबत्ता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सक्सेसफुल होने के लिए कि जो बोर्ड है उसकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तब तक सिस्टम कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक बोर्ड की सपोर्ट ना हो और जब तक बोर्ड खुद उसके साथ मिलके उसका सपोर्ट ना कर रहा हो। देन इज मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। इसके बाद अगला जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग में एम्बेडिंग रिस्क। एम्बेडिंग रिस्क की हम कंटिन्यू कर रहे थे कि जैसा कि हमने बात कहा कि रिस्क मैनेजमेंट को हमने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अंदर एम्बेड करना है। हाउएवर अभी भी पॉलिसी आपकी फेल हो जाएगी अगर तमाम के तमाम लोग जो है कंपनी में इस रिस्क मैनेजमेंट को एक्सेप्ट ना करें। यानी सिर्फ और सिर्फ अब कंट्रोल्स जो है वो बोर्ड लेवल पे है या मैनेजर लेवल पे है, तब तक काम नहीं चलेगा जब तक हर बंदा अपने तौर पे समझे ना कि यार ये हम रिस्क मैनेजमेंट हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट एवरी इंडिविजुअल लेवल। सो इसके लिए हमें इस चीज रिस्क मैनेजमेंट को कल्चर में एम्बेड करना पड़ेगा, खाली कंट्रोल में एम्बेडमेंट से काम नहीं चलेगा। तो कल्चर में एम्बेड करने का मतलब क्या है कि हम जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको अपनी हर नॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा बना दें। यानी आप लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा कर दें कि कोई भी बंदा जब लेट से उसने अगर एक सॉकेट में एक स्विच प्लग लगाना है तो लगाने से पहले 100 दफ़ा देखे कि अच्छा मुझे किन किन चीज़ों को देखना है, जो वायर है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, वायर कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो कनेक्शन है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, कोई आर्किंग ना हो किसी किस्म की, कोई शॉर्ट सर्किट होने का खदशा ना हो। तमाम के तमाम एक्शंस लेने के बाद वो बंदा ये प्लग इन करे सॉकेट में। तो ये क्या है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उसके कल्चर का हिस्सा बन जाती है। इसकी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंड करती है। अगर कल्चर में आपने इसको शामिल कर दिया तो इट वुड बी अ सक्सेसफुल मॉडल। अलबत्ता मेन एम्फेसिस क्या होती है कल्चर में, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट जब आप इसका हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, लैक ऑफ ब्लेम कल्चर। लोगों पे ब्लेम ना करें, ये तो उसने गलत किया है, अगर किसी ने कर दिया है तो वो उसको एक्सेप्ट करे और उसको आइंदा से उसको लर्न करे, सीखे उसको। रिस्क मैनेजमेंट को एम्बेडिंग के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमने कहा था ना कि कंट्रोल सिस्टम में, एक हमने कहा था कि कल्चर में अब हम इसको कैसे कैसे एम्बेड कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो इंडिविजुअल गोल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल, इनको अलाइन करें, गोल कंग्रुएंस पैदा करें। फिर रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दें। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जब हर बंदा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट भी साथ साथ वो कर रहा होगा। फिर इसके बाद एक रिवॉर्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करें ताकि लोग, अगर कोई बंदा जो है वो बाकायदा एक अच्छा एक्शन लेता है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसको रिवॉर्ड किया जाए ताकि बाकी लोग भी मोटिवेटेड हों और वो भी आइंदा के लिए मोटिवेटेड हो जाए। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करें ताकि देखा जा सके कि कौन बंदा है जो कि अर्ली वार्निंग रिस्क पे अमल कर रहा है, या जितने रिस्क्स हैं उनकी भी अर्ली वार्निंग आइडेंटिफाई की जा सके, पहले से आइडिया हो जाए कि यह रिस्क आने वाला है। इन्फॉर्मिंग ऑल स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, सबको बताएं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करें उन ऑर्गेनाइजेशन की जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को कल्चर में एम्बेड किया और एम्बेड करने के बाद उन्होंने किस तरह से सक्सेस गेन की है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको स्टोरीज सुनाएं इस तरह की। रिस्क मैपिंग हम पहले भी पढ़ चुके थे ऑलरेडी, प्रीवियस एरिया में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क हम देते हैं जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, इम्पैक्ट और उसके लाइकलीहुड की बेसिस पे। फिर ये पूरे का पूरा तारा फ्रेमवर्क है जो होता है, हम ये पार्ट 3 में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 3 में। आज हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन भी एक रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी है जिससे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? स्प्रेडिंग रिस्क बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि हम अपनी एक ना बड़ा पोर्टफोलियो बना लेते हैं, बजाय एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, बजाय रिस्क को एक ही जगह पे 100% बेयर करने पे मल्टीपल जगहों पे उसको शेयर आउट कर देना। दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो किस्म की होती है, एक अनरिलेटेड और एक रिलेटेड।
अनरिलेटेड का मतलब यह है कि आप उस तरफ डाइवर्सिफाई करें जहां पे आपका पहले कोई ताल्लुक ही नहीं है। नई प्रोडक्ट, नई मार्केट, नई जगह, नया बिजनेस, नई इंडस्ट्री, एवरीथिंग न्यू। यानी आपका पहले उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं ना तो आपका उसका कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, ना ही आपके पास उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही ऑलरेडी प्री रिक्विजिट नॉलेज है। तो ये एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क की स्ट्रेटजी होती है। दूसरी जो है डाइवर्सिफिकेशन जो कंपैरेटिवली अनरिलेटेड से रो रिस्की होती है, उसको कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड से मुराद ये है कि डेवलपमेंट बियॉन्ड द प्रेजेंट प्रोडक्ट मार्केट, प्रेजेंट प्रोडक्ट के प्रेजेंट मार्केट से थोड़ा हटके लेकिन ताल्लुक उसी के साथ ही हो। फॉर एग्जांपल इसमें तीन किस्म की हो सकती है। एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रॉ मटेरियल सप्लायर, यानी आप इस तरह करें कि अपने आप को जो रॉ मटेरियल सप्लायर से लेते थे ना वही बिजनेस आप भी शुरू कर दें, ठीक है। तो जो रिस्क है बैकवर्ड की तरफ आप ले लें। फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है कि आप अपने कंपेटिटर को एक्वायर कर लें या कंपेटिटर की जो एक्टिविटीज हैं वो आप खुद से परफॉर्म करना शुरू कर दें, उससे आपका रिस्क कम हो जाएगा जो कंपेटिटर का है। देन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स अपनी ओपन करें। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी पहले थे जिनकी वजह से रिस्क होता था कि पता नहीं कस्टमर तक ये प्रोडक्ट सही तरह पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, अब आप खुद से वो काम शुरू कर दें। तो ये तीन किस्म की रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के साथ? मैनी बिजनेसेस compete by specializing and they compete successfully in those area where they excel। होता यह है ना कि आपका एक एरिया है उसमें आप स्पेशलिस्ट होते हैं, जब उसको छोड़ के फिर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड या अनरिलेटेड की तरफ जाते हैं तो फिर एक्चुअली आप स्पेशलाइजेशन अपनी लूज कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस हो भी जाए, वेयर वाई आर देयर रिलेटिवली फ्यू कॉन्ग्लोमरेट्स, हम एज्यूम कर भी लें कि यार अच्छा डाइवर्सिफिकेशन से और मल्टीपल बिजनेसेस में जाने से रिस्क रिड्यूस होता है, तो दुनिया में हम ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और इतने बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज देखते हैं ये क्यों है फिर, ठीक है, ये क्यों नहीं अपना पोर्टफोलियो स्प्रेड करते? सो इस हवाले से हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑन ग्राउंड ये कोई इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं लगती एटलीस्ट। बहुत ज्यादा जब हम डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर इतने ज्यादा उसके एरियाज होते हैं जिनको मैनेज करना होता है, तो दैट बिकम्स वेरी हार्ड टू मैनेज। Relatively little advantage accrues to the shareholders from diversification। shareholders को ना एक्चुअली टेंजेबल बेनिफिट करंटली डाइवर्सिफिकेशन का वो खास नजर नहीं आ रहा होता। सो इसलिए नॉर्मली शेयर होल्डर्स की सपोर्ट लेना इस हवाले से वो काफी टफ आस्क होता है। इसके बाद रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी में एक दो डाइवर्सिफिकेशन पढ़ लिया हमने। डाइवर्सिफिकेशन की कंटिन्यूटी है एनसॉफ्स मैट्रिक्स। अब हम कहाँ डाइवर्सिफाई करें? देखें, अगर तो वो कहता है कि एनसॉफ्स मैट्रिक क्या है, प्रोडक्ट और मार्केट। एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट लेता है, वाई एक्सिस पे मार्केट लेता है। कि वो कहता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट कर रहे हैं तो इंटरनल एफिशिएंसी, मार्केट पेनिट्रेशन, तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी जिस जगह जा रहे हैं वहां पे आपकी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपका कंपेटिटर भी है, तो आपको फिर प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी से जाना है। फिर इसी तरह न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, नंबर 2 पे दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी ऑप्शन 1 में क्या है, इट्स अ लो रिस्क स्ट्रेटजी कि प्रोडक्ट मार्केट दोनों का पता है, लो प्राइस के साथ आप इसमें घुस जाएं। ऑप्शन 2 में हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, क्यों? प्रोडक्ट नहीं है, लोगों को आपकी प्रोडक्ट नहीं पता, customers will not like to enhance our new product। मोबाइल टेलीफोन दैट कैन डबल्स एज एन MP3 प्लेयर, यानी मोबाइल टेलीफोन आया था जब MP3 प्लेयर के बाद, तो इनिशियली लोगों में बहुत ज्यादा रिस्क था कि यार पता नहीं ये क्या काम करेगा, ये सही तरह काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये रिस्की एरिया है। उसके बाद जब आप पॉइंट 3 जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू मार्केट है, प्रोडक्ट सेम है मार्केट नहीं है, अगेन इट्स अ हाई रिस्की एरिया क्योंकि यहाँ पे आपके मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपके लिए मार्केट अननोन है। मेन रिस्क लेड टू पुअर सेल स्ट्रेटजी, तो आपको जब तक मार्केट का आइडिया नहीं होता आप अपनी सेल स्ट्रेटजी प्रॉपर से नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन 4 में आप देखें कि न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ये है डाइवर्सिफिकेशन, ये है वो एरिया जहां पे आप जा रहे हैं, ना तो प्रोडक्ट आपकी मौजूदा है ना ही मार्केट मौजूदा है, दोनों चीजें न्यू। इट्स अ हाईएस्ट रिस्क ऑप्शन, बोथ मार्केट एंड द प्रोडक्ट आर
न्यू कंबाइनिंग द रिस्क फ्रॉम ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, तो उन दोनों के रिस्क शामिल होके यहाँ पे बड़ी हाई रिस्क की स्ट्रेटजी बनती है। अगली बात आ जाती है रिपोर्टिंग की, कि अगर हम रिस्क रिपोर्टिंग का आखिरी जो टॉपिक था हमारा इसमें, रिपोर्टिंग जो हम करते हैं वो वॉलंटरी भी हो सकती है, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, जैसा कि यूएसए में सर्बांसेस-ऑक्सले एक्ट है, सेक्शन 404 उसका कहता है कि आपने इसको लाजमी रिपोर्ट करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं। अब प्रोसेस क्या होगा रिपोर्टिंग का? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग सिचुएशन। आप देखें कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल कंट्रोल का फ्रॉड हुआ है, कोई डायरेक्टर ने कोई इनअप्रोप्रिएट डिसीजन लिया है विच इज गोइंग टू एनहांस द रिस्क ऑफ द कंपनी, गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरे नंबर पे फिर आप चेक कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन। आप फिर जो आपने सिचुएशन आइडेंटिफाई की है ना, उस देखें क्या उससे रिलेटेड कोई कवानीन मौजूद है। अगर तो कोई कानून है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई एथिकल गाइडेंस हैं उस हवाले से, तो फिर आप क्या करें कि ये चीजें फिर रिपोर्ट करें उसको। मेक रिपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी डॉक्यूमेंट रीजन फॉर रिपोर्ट। तो फिर आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसकी आपने साथ में रीजन भी डॉक्यूमेंट करनी है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आप दे सकते हैं, विसल ब्लोइंग रिपोर्ट दे सकते हैं, मेक रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, या विसल ब्लो कर सकते हैं खुद से लोगों को, किसी एक रेलेवेंट अथॉरिटी को आप बता सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है रिपोर्टिंग का। पहले एरिया आइडेंटिफाई करें, उससे रिलेटेड देखें कि उस एरिया से रिलेटेड कानून कौन सा है, और उसको फिर देखें कि अप्रोप्रिएट लेवल कौन सा है, वहां पे आप इसको रिपोर्ट कर दें। अगर हम सॉक्स की बात करें, सर्बांसेस-ऑक्सले एक्ट है यूके में, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ऑडिटर ने क्या काम करना होता है। डायरेक्टर जो है वो की बिजनेस एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे रिलेटेड रिस्क भी उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्रोल कौन कौन से वहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, उन कंट्रोल को टेस्ट करना। ये सारी की सारी ना रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, ये सर्बांसेस-ऑक्सले एक्ट की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टर हैव टू डू दिस। फिर उसके बाद टेस्ट कंट्रोल करके उन कंट्रोल डेफिशिएंसीज की कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट देना और रिपीट करना हर साल। फिर ये तमाम प्रोसेस हर साल रिपीट करना और ऑडिटर्स को भी बताना कि हमने ये जो काम किया है इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और अगर वो नहीं करेंगे, मिसलीडिंग करेंगे, तो उनको फाइन्स भी हो सकते हैं, इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ऑडिटर की एज पर द सर्बांसेस-ऑक्सले एक्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने तैयार किया है उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जो कंपनी ने टेस्ट किए हैं कंट्रोल, ऑडिटर अपने तौर पे उनकी टेस्टिंग करे और फिर जो मटेरियल कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं उनको रिपोर्ट करे अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में। फिर डायरेक्टर की रिपोर्ट जो है ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स उसको भी रिव्यू करे और उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी पे भी रिपोर्ट दे कि डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है क्या वो ठीक है कि नहीं है। और एड सेपरेट क्वालिफिकेशन टू ऑडिट रिपोर्ट इफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट इंटरनल कंट्रोल इज डेफिशिएंट, यानी अगर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट नहीं है ना तो एक सेपरेट क्वालिफिकेशन भी बनती है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर फाइन्स या इनकर्ड फॉर इनकरेक्ट रिपोर्ट याद रखिएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रॉय करना, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग पे ऑडिटर को भी फाइन्स होते हैं। अगर हम यूके की बात करें या अदर वर्ड्स जहां पे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स अप्लाइड होते हैं, वहां पे प्रिंसिपल बेस्ड जहां पे अप्रोच होती है, वहां पे डायरेक्टर्स और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर रिकग्नाइज करते हैं कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की उनकी है। फिर वो इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट कमेटी अपॉइंट करते हैं जिसका काम होता है एक सेटअप करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। फिर कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हैं। इंटरनल ऑडिटर का काम है कि रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करे, उनमें कोई वीकनेसेस हैं उसके लिए कोई रिकमेंडेशंस बताए और इम्प्रूवमेंट मेथड्स भी बताए कि क्या क्या करेंगे। फिर कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करने के बाद हर साल ये काम रिपीट करें और ऑडिटर्स को भी इन्फॉर्म करते रहें कि उन्होंने जो टेस्ट किए हैं उसके रिजल्ट्स क्या थे। अलबत्ता कंबाइंड कोड अगर आप फॉलो नहीं करते, पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी शायद स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टेड हो जाएगी, इसमें फाइन्स या इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल कंपनी के आइडेंटिफाई करने हैं, उनको लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है, फिर उसके बाद उनको टेस्ट करना है, फिर उसके बाद उनको रिपोर्टिंग करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई मटेरियल डेफिशिएंसी है। फाइन्स इनकर्ड फॉर इनकरेक्ट, याद रखिएगा ऑडिटर अगर वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग करता है तो कंपनी एक्ट 2006 की वायलेशन करता है जिसकी वजह से उसको फाइन्स भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट का एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है जो कि टोटल 4
उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे 4 एपिसोड्स पे मुश्तमिल था। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।